मैं तैयार हूँ। मैं वहां थी जब मैंने पहली बार हमला किया था। दिल तोड़ने वाला अंत जिसकी शुरुआत तब हुई जब कोलोराडो की मां को पता चला कि उसका पीछा करने वाला खतरनाक इंसान है। ये बहुत कुछ है और इसने मुझे सच में जहां भी मैं जाती हूँ वहां बहुत सशंकित कर दिया है। लेकिन जिस दिन उसे पुलिस से मिलना था, क्रिस्टी क्रग गायब हो जाती है। रस्सी बाहर निकालो प्लीज। जब क्रिस्टी अपनी ही गैराज में मृत पाई जाती हैं, तो उनके पति जवाब मांगते हैं। उसे ढूंढो। उसकी गिरफ्तारी या मारने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे ढूंढो। क्या वो जितना बता रहा है उससे ज्यादा जानता हो सकता है? मेरे पास बहुत सी जानकारी है जो तुम्हारी ओर इशारा करती है। ये स्कैंडल है जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। दिसंबर 2023 में 43 वर्षीय क्रिस्टी क्रग की चौंकाने वाली हत्या ने कोलोराडो के उच्च वर्गीय शहर ब्रूमफील्ड को झकझोर कर रख दिया। क्रिस्टी एक प्यार करने वाली पत्नी और मां थी, जिन्हें उनके अपने घर की सुरक्षा में दिल में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वे क्रिस्टी और उनके परिवार को जानते थे। क्रिस्टी को जब पता चला कि उनका पीछा हो रहा है, तो वे महीनों तक स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहीं। मुझे कई बार टेक्स्ट मैसेज मिले हैं और आज मुझे एक ईमेल मिला है जो बहुत धमकी भरा है, जिसमें मुझे और मेरे परिवार दोनों को धमकी दी गई है। ये रिकॉर्डिंग में क्रिस्टी की अपनी आवाज है, जो ब्रूमफील्ड कोलोराडो पुलिस को पीछा किए जाने की रिपोर्ट कर रही हैं। अधिकारियों को बताया गया कि अक्टूबर 2023 की शुरुआत में उन्हें अजीब संदेश मिलना शुरू हुए, जैसे 2 अक्टूबर को दोपहर 1:02 पर भेजा गया संदेश। हाय क्रिस्टी, मैं एंथनी हूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं हर कुछ हफ्तों में बोल्डर आता हूँ। सोचा मिल लें। क्या तुम तैयार हो? तो तुरंत ही हम सब सोच रहे हैं, ये एंथनी व्यक्ति कौन है? ये वही है जो क्रिस स्टील के पति डैनियल क्रूग आखिरकार पुलिस को बताएंगे। इस एंथनी के बारे में क्या आपको लगता है कि वही ऐसा कर सकता है या कोई और? मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। हाँ, इन सालों में बस कुछ बार ही संपर्क हुआ। सीधे उससे, लेकिन कुछ नहीं। मैं उससे कभी नहीं मिला, कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत नहीं की। मैं उसके बारे में जो कुछ भी जानता हूं, वो सब कुछ वही है जो उसने मुझे बताया है। तो अतीत की कुछ बातें और फिर पिछले कुछ हफ्तों में और जानकारी मिली। हाँ, बस इतना ही। हाँ, मैं सच में जवाब नहीं दे सकता। तो क्रिस्टी को वो संदेश किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो खुद को एंथनी बता रहा है, लेकिन फिर इस तरह के संदेश लगातार आते रहते हैं। 3 अक्टूबर 2023 को क्रिस्टी को कई संदेश भेजे गए। 11:20 बजे, आप वहां हैं? 2:35, जब मैं तरस खाकर एफ की पेशकश करती हूँ तो तुम्हें हाँ कहना था। 2:36 दोपहर, क्या तुम्हारी तस्वीरें देखी? तुम मोटी हो गई हो। शर्त लगाती हूँ, तुम्हारा हारा हुआ पति तुम्हारी मोटापे वाली बॉडी के साथ एफ नहीं करेगा। अश्लील, 2:37 बजे दोपहर, बेवकूफ, अश्लील, तुम्हें खुद को मार लेना चाहिए। मेरा समय बर्बाद मत करो। संदेश आते रहे और भी व्यक्तिगत होते गए, जैसे कि ये ईमेल 31 अक्टूबर 2023 का है। ये दोपहर 2:44 बजे भेजा गया था। विषय पंक्ति थी, ये आदमी। ईमेल में लिखा था, तुम्हारे पति बूढ़ी औरत की तरह धीरे गाड़ी चलाते हैं। यकीन नहीं होता तुम उनके साथ कुछ अश्लील करना चाहती हो। मेरे साथ नहीं, उन्हें सुरक्षित गाड़ी चलानी चाहिए। उसकी टेलपाइप में रबर हुक साफ नहीं करना। क्रिस्टी के पति डैन की उनके ऑफिस के बाहर की फोटो भी थी। और इस बिंदु पर क्रिस्टी का मानना है कि इन संदेशों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में उसका पूर्व प्रेमी था, जिसका नाम जैक एंथनी हॉलैंड है, और यही उसने पुलिस को बताया। मेरा एक बहुत पुराने समय का एक्स है, जिसने पिछले 20 सालों में कभी कभी मुझे सोशल मीडिया एप्स या कहीं और ढूंढ लिया और संपर्क किया, और ये कभी कोई समस्या नहीं रही। लेकिन इस महीने मुझे कई टेक्स्ट मैसेज मिले हैं और फिर आज मुझे एक ईमेल मिला जो बहुत धमकी भरा है, जिसमें मेरे और मेरे परिवार दोनों के खिलाफ धमकी दी गई है। और ये इतना बढ़ गया कि उसने मेरे पति की उनके कार्यस्थल पर हाल ही में ली गई एक तस्वीर ले ली। तो इस समय पीछा करना कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया है। क्या उसने खुद तस्वीर ली? मुझे नहीं पता, बस यही बात है। मेरी इस व्यक्ति से आखिरी बार 4 या 5 साल पहले बात हुई थी, कुछ ऐसा ही। ये बातचीत एक सोशल मीडिया ऐप पर खत्म हुई थी,
जहां हम दोनों के बीच मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ था। मैंने उसे बताया था कि मैं खुशहाल शादीशुदा हूं और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी वो मुझसे लगातार संपर्क करता रहा। उसने थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने भी उसे ब्लॉक कर दिया। तब से उसकी ओर से मुझसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब इसी महीने शुरू हुआ था और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास सारे टेक्स्ट मैसेजेस है, मेरे पास ईमेल भी है। मैंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया है या कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन टेक्स्ट मैसेज 2 अक्टूबर को शुरू हुए जिसमें मिलने के लिए कहा गया और कहा गया कि उसने मुझे ढूंढा क्योंकि मैंने उसे कभी अपना फोन नंबर नहीं दिया। मैंने उसे कभी अपनी ईमेल आईडी भी नहीं दी। मैंने उसे कभी भी किसी भी तरह की संपर्क जानकारी नहीं दी है। आखिर में उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। आज उसने मुझे एक ईमेल भेजा जिसमें मेरे पति की तस्वीर थी और पूछा कि क्या ये मेरे पति हैं? ये हाल की तस्वीर है, शायद आज या हाल के दिनों की, क्योंकि ये उनके काम की जगह पर ली गई है और जमीन पर बर्फ है। और उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वो बहुत संभल कर गाड़ी चलाए और उसकी टेलपाइप में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो और मैंने फिर से जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई ऐसा कदम है जिसे उठाकर मैं खुद को इस व्यक्ति से सुरक्षित रख सकती हूँ? और शायद ये भी कि यहाँ मेरे पास क्या-क्या विकल्प है। आप उसके बारे में क्या जानती हैं? जैसे क्या आपको पता है कि वह अभी कहाँ रहता है? क्या आपको पता है? तो वो थोड़ा घुमक्कर किस्म का है। ऐसा नहीं है कि वो बेघर है या कुछ और, लेकिन मैं अक्टूबर की शुरुआत के बाद जिस जगह गई थी, मैंने इंटरनेट पर सभी बैकग्राउंड सर्च जैसे ट्रूथ फाइंडर के लिए पैसे दिए। ऐसा लगता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे कोलोराडो में उसका कोई वर्तमान पता नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन साफ तौर पे वो कोलोराडो में है। और उसका सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज जो मुझे आया था, उसमें उसने कहा था कि वो हर कुछ हफ्तों में या ऐसा ही कुछ बोल्डर आता है। ठीक है। वो साफ तौर पर कोलोराडो में है, पर मुझे उसकी जगह नहीं पता। और जिस फोन नंबर से उसने मुझे मैसेज किया था, वो भी मैं आपको सारी जानकारी भेज दूंगी, जिसमें वो फोन नंबर भी शामिल है जिससे उसने मुझे मैसेज किया था, और वो ईमेल भी जो उसने आज ही भेजा है। वो नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता वो ब्लॉक है, स्पूफ है या कुछ और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहूंगी। मेरा झुकाव यही है कि मैं इसका कोई जवाब न दूं या उससे किसी भी तरह की बातचीत न करूं, चाहे वह जो भी भ्रम पाल रहा हो कि 20 साल बाद भी हमारा कोई रिश्ता है। और मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। आप जानती हैं, मतलब ये सब कुछ थोड़ा अजीब और जुनूनी सा लग रहा है। हाँ, मैं सहमत हूँ। इसके कई कारण हो सकते हैं कि ये सालों से अनियमित क्यों रहा है। जब तक हम उनसे बात नहीं करते, तब तक सच नहीं जान पाएंगे। फिलहाल यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये क्रिस्टी की पुलिस से आखिरी बातचीत नहीं थी। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि जब संदेश आए तब उन्होंने कार से एक ट्यूब निकलती देखी और उन्हें शक हुआ कि पीछा करने वाले ने ट्रैकर लगाया है। मुझे नहीं पता वो उसे कहाँ से फॉलो कर रहा है। मैं बस यही मान सकती हूँ कि उसने ट्रैकर लगाया होगा क्योंकि वह वहाँ पहुँच सकता था। मुझे वहाँ कोई वाहन नहीं दिखता जब तक वह किसी कोने से चुपके से ना आ रहा हो, क्योंकि वह मीटिंग में चुपके से नहीं पहुँच सकता। ठीक है। ऐसी कोई गाड़ी तो नहीं जो बार बार दिखती हो और तुम्हें लगे अजीब है, मैंने वही गाड़ी फिर देखी, या ऐसा कुछ? मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है और जानती हूँ वो कौन सी गाड़ी चलाता है, लेकिन वो गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये अजीब है। कैमरी, और शायद वो गाड़ियाँ भी भेज रहा हो सकता है उसके पास कहीं बंदूक भी छुपी हो। तो मेरा अगला सवाल है, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो सच में आपको देख रहा है और पीछा कर रहा है, या केवल बातें बना रहा है? काफी खास लेकिन उतनी आम भी कि आपको लगे ओह शायद। तो मैं बस यही सोच सकती हूँ कि इस घटना में वो जो कुछ भी कह रहा था, अगर उसने मुझे देखा नहीं है तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, अगर उसने मेरे फोन पर कोई ट्रैकर लगाया हो। मेरे फोन ने उसे ठीक उसी बिल्डिंग में पकड़ा और उसने आसपास कोई और कैमरा नहीं पकड़ा। लेकिन इसके अलावा, जैसे मैंने कहाँ पार्क किया और फिर मैं कहाँ गई और फिर मुझे बताना कि मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। एक और बात ये थी कि उसने मेरे पति की फोटो ली थी जब वो अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। कहाँ? डेनवर में। और वो मुझे ढूंढ रहा था। बस यही एक चीज है जो मेरे पास है, जो इस बात की पुष्टि करती है
कि उसने मुझे फिर से देखा था। आखिरकार क्रिस्टी ने हर चीज की एक टाइमलाइन बनाई और उसे पुलिस के साथ साझा किया। हाँ, ये थोड़ा डरावना रहा है। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा, ज्यादातर मामलों में जितनी भी मेरी पहले बातचीत हुई है, मैंने कभी भी इस तरह के स्तर का सामना नहीं किया, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी नहीं। और मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो सलाह देती हूँ, जब मैं उन्हें ऑनलाइन लोगों के बारे में बताती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बहुत थका देने वाला है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई बच्चा ऐसी चीजों का सामना कर सकता है जो कभी भी कहीं से आ सकती हैं। तुम जानते हो, ये बहुत ज्यादा है और इसने मुझे सच में हर जगह जहां भी मैं जाती हूँ वहां सशंकित बना दिया है, दुर्भाग्यवश। नहीं, मैं इसे समझ सकता हूँ। हाँ, और मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि इसका मकसद मुझे डराना है। इस टाइमलाइन में हमने 99 की गर्मियों में डेट किया था, ठीक है, बहुत कम समय के लिए। यहाँ शायद हॉल में ब्रेकअप हुआ था और मैंने कुछ किया था, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ दूर। उससे मेरी आखिरी मुलाकात 2001 की वसंत ऋतु में हुई थी, जब उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था। यहाँ सब कुछ उन्हीं सवालों के साथ है, क्योंकि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि तब मैं कहाँ रह रही थी और उस समय तक मेरे बच्चे हुए थे या नहीं। यह चौंकाने वाला है ना? जहाँ वो ऐसा कह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मेरे परिवार को अच्छा लगता है कि हम बात कर रहे हैं। मैं सोच रही थी, ओह, तुम्हें लगता है कि हम किसी रिश्ते में हैं? मुझे उसे कहना चाहिए था, नहीं सुनो, ये मेरे लिए बहुत अजीब है, तुम्हें रुकना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, अपनी शादी में खुश हूँ और मेरे बच्चे हैं, तुम्हें रुकना चाहिए। वो सच में बहुत भावुक और आहत हो गया। वो गुस्सा नहीं था, लेकिन बहुत आहत था, बहुत ज्यादा भावनाएं दिखा रहा था। और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं जब कोई आपको फेसबुक पर ब्लॉक कर देता है। मैं सोच रही थी अच्छा हुआ और मैंने भी उसे ब्लॉक कर दिया। और फिर मैं सोच रही थी और फिर मैंने महामारी से पहले फेसबुक पूरी तरह से बंद कर दिया। अब मेरे पुराने ईमेल या पुराने तरीके से संपर्क का कोई तरीका नहीं था, तभी ये सब शुरू हुआ। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सब कितना बेहुदा है। तो ये सब अचानक से फिर से शुरू हो गया। उसके पास मेरा मोबाइल नंबर कभी नहीं था, क्योंकि मैंने ये नंबर संपर्कों के बाद लिया था, भले ही ये मेरे पास काफी समय से है। तो जैसे उसके पास कभी भी मेरा फोन नंबर या मेरी ईमेल नहीं थी। लेकिन मुझे आपको बताना है, मेरा नाम बहुत अनोखा है। मुझे ऑनलाइन ढूंढना बहुत आसान है। मुझे आसानी से ढूंढा जा सकता है, शायद वो बस गूगल सर्च कर सकता था। लेकिन जो जरूरी है वो ये कि ये शुरू हुआ था, बस ये 2 और 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसमें जो बात सच में परेशान करने वाली थी वो ये थी कि मैं सोच रही थी, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने मुझे ढूंढा? और मुझे तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, खासकर इस आखिरी बातचीत के बाद, जहां मैं सोच रही थी तुम काफी भ्रमित हो और फिर से अचानक सामने आ रहे हो और अब मुझे ढूंढने के लिए हद से आगे जा रहे हो। और फिर जब मैंने जवाब नहीं दिया, और आप देखेंगे कि ये सोमवार को 1 बजे हुआ था, और जब मैंने जवाब नहीं दिया तो तुरंत अगले दिन ये सिलसिला चलता ही रहा। बहुत सारी बातें जो बहुत ही यौन रूप से स्पष्ट थीं, बहुत ग्राफिक थीं और बस जैसे किसी को उकसाने वाली थीं। और फिर मुझे ये साबित करने की कोशिश करना कि वो हमारा पीछा कर सकता है। हाँ, वैसे वो कभी मेरे बच्चों का जिक्र भी नहीं करता, वो कभी मेरे बच्चों के अस्तित्व तक को नहीं मानता। यहाँ तक कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी पहली बार, तब भी वो सही है, बच्चों को मान्यता देना। और शायद यही मेरे लिए काम कर रहा है कि मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे किसी खतरे में हैं। क्रिस्टी ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने हाल ही में गैराज से किसी को भागते पकड़ा। उस समय इसकी पुलिस में रिपोर्ट हुई थी। सब ऐसे ही हुआ। मैं 4:15 या 4:20 पर बाहर भागा तो मैं चला गया। मैंने गैराज का दरवाज़ा बंद होते देखा। ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह बंद हुआ हो। मेरी पत्नी ने उस बात को अच्छे से समझा दिया। दुकान तक जल्दी गया था। मैं करीब 4:50, 4:55 पर वापस आया। मैं नीचे आया तो दरवाज़ा खुला था। बड़ा वाला या तीसरा वाला? 1-2 गाड़ियों वाले गैराज का दरवाज़ा, ठीक है। तो जब मैं अंदर आया मैंने किसी को देखा। मुझे लगता है कि वो एक आदमी था, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। हाँ, नीली जीन्स, ग्रे शर्ट, बाहर भागा, मेरे गेट को फांद गया, ठीक है, और उस तरफ भाग गया। समझ गई। ठीक है। मुझे उसके पीछे जाने से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता है। हाँ बिल्कुल।
मेरी बेटी जिद पर अड़ी है, कोई घर में नहीं आया, ठीक है। उसने कभी गैराज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं सुनी। वो लिविंग रूम में थी, ठीक उसके बगल में, ठीक है। मेरी पत्नी और मैंने उसे परखा और मैंने गैराज का दरवाज़ा खोला और बंद किया और वो टीवी की आवाज़ में उसे वैसे भी नहीं सुन पाई। क्या आपने कोई औजार या कोई और चीज़ रायत देखी? ये काफ़ी आम सामान है। नहीं। नहीं, सारे बुनियादी औजार ही थे, कुछ खास नहीं, ठीक है। कोई औजार गायब नहीं है। सारी साइकिलें दीवार पर टंगी हैं, कोई भी गायब नहीं है। समझ गया। स्की वहाँ है, गोल्फ क्लब भी हैं, सब कुछ वही लगता है, ठीक है। बस एक अतिरिक्त चाबी को छोड़कर। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। डैन ने बताया कि परिवार के घर में कैमरे लगे हैं। क्या आपके पास रिंग डोरबेल या कोई कैमरा है? मेरे पास नेस्ट डोरबेल है, कैमरा चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। समझ गया, ठीक है। उस छोटी सी बात को याद रखना, ये बाद में फिर सामने आएगी। लेकिन इस बीच हमें आपको एक अलग इंटरव्यू दिखाना है जो डैन ने पुलिस के साथ किया था। ये इंटरव्यू नवंबर 2023 में हुआ, जब क्रिस्टल को अब भी कथित पीछा करने वाले से अनुचित संदेश मिल रहे थे। एक जानकारी, क्रिस्टल के असली एक्स बॉयफ्रेंड का नाम जैक है। उसके कथित पीछा करने वाले को किकमैन और एंथनी जैसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाएगा। मुझे एंथनी की पृष्ठभूमि के बारे में जो भी जानकारी है बताएं। कितना पीछे तक? मेरी समझ के अनुसार क्रिस्टी बहुत पहले, शायद 1999 में एंथनी को डेट कर रही थी। मुझे नहीं पता। सालों से आपके पास जो भी जानकारी है बताइए। उसने मेरे साथ अपने रिश्ते से पहले उसे डेट किया था। तो वो रिश्ता 2001 की गर्मियों से कुछ समय पहले खत्म हो गया था। तभी क्रिस्टी और मैंने डेटिंग शुरू की थी। मैं और वो 2007 में शादीशुदा हो गए थे। समय बीतने पर भी हमारी शादी कायम थी। मुझे पता है कि उन्होंने कभी न कभी डेट किया था जब हम अपने पुराने घर में रह रहे थे। ये उसी की डायरी में है जो उसने तुम्हें दी थी। उसने बताया था कि एंथनी ने उससे फेसबुक के जरिए संपर्क किया था, जुड़ना चाहता था, और जब उसने संपर्क किया था तो उसने मेरे साथ ये बात बहुत खुलकर साझा की थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। वैसे स्कूल कॉलेज के ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप असल में बात नहीं करते। फिर उसने कुछ अजीब बातें कहना शुरू कर दी, गानों के बोल भेजने लगा, रोमांटिक फिल्मों के बारे में बात करने लगा। उसने उसे रोक दिया, उसके साथ बातचीत बंद कर दी। उसने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसने उसे ब्लॉक किया या नहीं। और जैसे चली गई और हर कुछ समय बाद, मैं नहीं कह सकता कि वहां कोई पैटर्न या थीम थी उसमें, वो फिर से उससे संपर्क करता। फिर से, हमेशा सोशल मीडिया के जरिए। ये तब रुक गया जब उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया। मुझे लगता है कि वो कोविड से पहले था, जब उसने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था। और फिर पिछले कुछ हफ्तों में घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। ठीक है, समझ गया। और मेरा अंदाजा है कि उसने आपको कब बताया कि इस बार वो उससे फिर से संपर्क में आया था। ये या तो 1 नवंबर था या 2 नवंबर था। ये तब हुआ था जब उससे काम पर मेरी एक तस्वीर मिली थी। ठीक है कि उसने मुझे उस बारे में पूरी जानकारी दी। समझ गया, ठीक है। उसने पहली बार 2 अक्टूबर को संपर्क किया। आपको क्या लगता है उस 1 महीने के बीच उसने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं उसकी डायरी में लिखी कुछ जानकारियों को याद करने की कोशिश करूं, मुझे लगता है कि ये था। डरावना था,
लेकिन असल में नहीं था। ऑनलाइन बहुत सारे लोग बदतमीज होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा मुझे यकीन है कि उसने आपको बताया होगा कि वो और मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारा रिश्ता थोड़ा डगमगा रहा है। तो शायद तब तक जरूरी नहीं लगा जब तक वो सच में जरूरी नहीं हो गया। इंटरव्यू में डैन भावुक हो जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं घबरा रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय से अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा हूँ, तो मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे ये दिख रहा है। और यही हमें 14 दिसंबर 2023 तक ले जाता है। डिस्पैच को डैन का कॉल आता है जो क्रिस स्टील को लेकर चिंतित है। उसने डैन से कहा कि उसे स्टॉकिंग केस में डिटेक्टिव मार्टिनेज से मिलना है। फिर उसने जवाब देना बंद कर दिया। डिस्पैच, मैं मैंडी बोल रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डैन क्रूग है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमरजेंसी है, लेकिन ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, मेरी पत्नी ना तो टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे रही है और ना ही फोन कॉल्स का। ठीक है, और हमें धमकियां भी मिली हैं। उसे आज डिटेक्टिव मार्टिनेज से मिलना था, लेकिन मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्या मुझे एक मिल सकता है? घर में से किसी को मार्टिनेज से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं, या शायद दोनों। शायद घर पर हालचाल जानने के लिए किसी को भेज दें। आपकी पत्नी का नाम क्या है? क्रिस स्टील, KRISTIL। ठीक है, और उपनाम? KRUG। ठीक है, उसने मुझे लगभग पता नहीं 3 घंटे पहले मैसेज किया था। ठीक है, और तब से मैंने उससे कई सवाल पूछे हैं और वो जवाब नहीं दे रही है। 3 घंटे पहले जब आपने उससे बात की थी, वो ठीक थी? कुछ खास हो रहा था? उसने कहा कि मैं बेटी को स्कूल से ले आऊं क्योंकि उसे मार्टिनेज से मिलना था। तो क्या उसे पुलिस स्टेशन आकर मार्टिनेज से मिलना था? हाँ, उसने यही कहा था। इस कॉल के बाद ब्रूमफील्ड पुलिस क्रू परिवार के घर गई। यूनिट 1 मेडिकल टीम भेजो, और एक 10 मुझे जबरन प्रवेश की अनुमति चाहिए। गैराज में एक महिला गिरी है। कृपया। पुलिस! अंदर जाकर अधिकारी को गैराज में क्रिस स्टील मिलते हैं, जिन्हें पीटा और दिल में चाकू मारा गया है। जल्द ही पूरा इलाका एक पूरी तरह से अपराध स्थल बन जाता है। क्या? डैन खुद को संभाल नहीं पा रहे, रो रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन अधिकारी तुरंत जांच शुरू करना चाहते हैं। अभी कई सवाल हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए ज्यादा जवाब नहीं है। मैं जानता हूँ आप अभी क्या करना चाहते हैं। ये जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। जांच ठीक है, वे अच्छा कर रहे हैं।
मुझे पता है समय सही नहीं रख सकता, पर अभी सबसे अच्छा है, क्योंकि हम तलाशी की अनुमति लेकर जांच शुरू करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये पहली बार है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, लेकिन जाओ। इसका मतलब है कि हम आपकी संपत्ति और उसमें मौजूद हर चीज की तलाशी लेने की अनुमति मांग रहे हैं, ताकि मैं पता लगा सकूं कि किसने क्या किया। जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, डैन को इस दृश्य के बारे में साफ तौर पर परेशान होते हुए देखा जा सकता है। बैठो। मुझ पर हमला हुआ है। जांचकर्ता किसी को डैन और क्रिस्टी के बच्चों को लेने भेजते हैं और डैन को वापस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पुलिस उससे पूछताछ करती है। मुझे पता है कि ये ऐसी आखिरी चीज है जिससे आप कभी नहीं गुजरना चाहेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ समझ सकें। डैन पुलिस को परिवार के कैमरे देने के लिए सहमत हो जाता है और साथ ही अपना डीएनए देने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर जांचकर्ता तुरंत मुश्किल सवाल पूछते हैं। डैन ने कहा उसे लगा क्रिस स्टील झूठ बोल रहा था। आपको क्या लगता है ये बातचीत कैसी रही होगी? इससे पहले तक कैसी रही होगी? क्या परिवार लोगों के राज बताता है? क्यों? वह उसने उन्हें सब कुछ नहीं बताया था। वो घंटों तक गायब रहती है। ये मेरा मतलब है, क्या तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है? ज्यादा नहीं। चाहे करो। तुम्हें राज रखने चाहिए। यस। इतना काफी होना चाहिए। जब तुमने उसे बताया तो उसमें क्या कहा? कहा तुम्हें किस तरह के इलाज रखने चाहिए? यही उसने मुझसे कहा था। वह चली गई। वो चली जाती और गायब हो जाती, तो वो पिछली रात नहीं पिछली रात नहीं मंगलवार। वो घर पहुंचने के लिए 2 घंटे पहले ही निकल गई थी। नहीं, कोई वजह नहीं, बस 2 घंटे पहले। वो बार-बार जल्दी चली जाती थी। घर देर से आना। आखिरी कहा? उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कई बार उसे रात का खाना लाना पड़ता था।
या लॉरेंस और से बात करनी पड़ती थी। कभी भी सीधा जवाब नहीं मिलता था। एक त्वरित याद दिलाना, क्रूप परिवार स्टॉकर को कभी-कभी किकमैन कहता है, जो स्टैन के अनुसार उसकी बेटी ने गढ़ा था। आपने पहले बताया था कि उसने आपको किक्स के बारे में नहीं बताया था। वो कौन सा था? किक मी वाला ले लीजिए। हम उसी को स्टॉकर कहते हैं। वो मुझे नहीं दर्शाता। उसके पास किकमैन के साथ एक किताब थी, क्योंकि हाँ, मुझे वो बातचीत याद है। उसे किक करना अच्छा था। मुझे वो बातचीत तुम्हारे साथ याद है। क्या तुम्हें वो ईमेल एड्रेस याद है जिसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया था? वो एक लॉग में है। मुझे इसे इतनी देर तक याद रखने की जरूरत नहीं थी। कुछ शुरू होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ताला है। हाँ, वो बस मैं फिर से समय रेखा सही समझ लूं। उसने आपको इसके बारे में मुझे रिपोर्ट होने से 1 महीने पहले भी नहीं बताया था, या फिर जब से ये मुझ तक रिपोर्ट हुआ और आपके बीच में कोई नई बात थी जिसके बारे में आपको पता नहीं था। मुझे याद नहीं है कि वो आपके पास कब गई थी। मुझे याद है वो। मैं बहुत कुछ कल्पना कर रहा हूं। किकमैन ने उससे संपर्क किया। अक्टूबर की शुरुआत में उसने मुझे हैलोवीन के बाद बताया, जब उससे मेरी तस्वीर मिली। डैन मानते हैं कि कथित पीछा करने वाला जैक हॉलैंड है, जिससे जांचकर्ता क्रिस स्टील की हत्या वाले दिन बात हुई थी। मैं आज से कुछ नाम पूछूंगा ताकि देख सकूं क्या आप उन्हें पहचानते हैं। क्या आपने कभी क्रिस्टल क्रूग नाम सुना है? जब आप उन्हें जानते थे, शायद वो ग्रिंसरूड रही हों। क्या आप डैनियल क्रूग को जानते हैं? नहीं। आप क्रिस्टल को कैसे जानते हैं? वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। कितना समय हुआ, मतलब कितने समय पहले? 1999। तो ये बहुत पहले की बात है। वो मेरी सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी। ठीक है। आखिरी बार तुमने क्रिस्टल से कब बात की थी? क्या काफी समय हो गया है? हाँ, काफी समय हो गया है। जब से तुम डुरैंगो से शिफ्ट हुए हो, तब से ऐसा ही है? हाँ, तो वो क्या 2014 के आसपास था? हाँ। क्या तब से आपने उस इलाके में किसी से कोई संपर्क किया है? किसी से भी? या क्या उन्होंने कभी आपसे संपर्क किया है? नहीं। मैं आपको एक फोन नंबर देने जा रहा हूँ और ये ब्रूमफील्ड पुलिस विभाग के एक सार्जेंट का है, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनसे संपर्क करें। ठीक है। वहाँ उनका एक मामला है। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं जानता, इसलिए वो खुद बताएंगे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम यहाँ आपके घर आएं और आपसे बात करें। वे इस पर चर्चा कर रहे थे कि आपके खिलाफ ब्रूमफील्ड पुलिस विभाग से एक सक्रिय वारंट है, और वे इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वे हमें आपको गिरफ्तार करने के लिए कहेंगे या नहीं। वे हमें आपको इस पर गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहेंगे। मैं आपको यह सूचित कर रहा हूं कि आपके खिलाफ कोलोराडो से एक वारंट है। आप इसके विवरण के लिए इस सार्जेंट से बात कर सकते हैं, अगर समझ में आए। जब आप उनसे कॉल पर बात करेंगे। जैसा कि आप शायद उस वीडियो से समझ सकते हैं, जैक पुलिस इंटरव्यू के समय नशे में है, लेकिन साथ ही वो हैरान भी लगता है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ एक्टिव वारंट है। मुझे स्टॉकिंग वारंट की जानकारी नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। आप उनसे बात कर सकते हैं। जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे, वो उनका मोबाइल नंबर है, बस उनसे बात कर लीजिए। बाद में मिली रसीदों से साबित हुआ कि जैक क्रिस स्टील की मौत के वक्त ब्रूमफील्ड कोलोराडो में नहीं था, इसलिए वो उसे मार ही नहीं सकता था, और पुलिस ने ये बात डैन को भी बताई। किकमैन 6.5 घंटे की दूरी पर है। यहाँ वो किसी भी हालत में वो ड्राइव नहीं कर सकता था। अगर उसने फ्लाइट ली होती तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होता।
लेकिन एफबीआई, डीईए, होमलैंड सिक्योरिटी या ऐसी किसी भी एजेंसी के फ्लाइट रिकॉर्ड्स में उसका कोई नाम नहीं है। और फिर असल में उससे उसके घर पर संपर्क किया गया जब वो बहुत ज्यादा नशे में था। इतने समय से हम उसे प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए ढूंढ रहे थे और आज ही आप उसे ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। मैं तुम ही पर नजर रखे हुए था, पर रिकॉर्ड्स के लौटने का इंतजार कर रहा था। हम गलत आदमी के पीछे भाग रहे थे। मुझ पर ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पास कई जानकारी है जो आपकी ओर इशारा करती है और हमें उम्मीद थी कि आप ये मैंने नहीं किया के अलावा कोई ठोस वजह बता सकते हैं। मुझे वहां साउंड बाइट डालनी पड़ी ताकि दिखा सकूं कि जांचकर्ता किस दिशा में जा रहे हैं, पर मैं थोड़ी आगे निकल रही हूं। चलिए जानते हैं हम अब तुम पकड़े गए वाला पल तक कैसे पहुंचे। ये डैन और पुलिस के इंटरव्यू का दूसरा भाग है जिस दिन क्रिस स्टील मारे गए। इस समय मेरे दिमाग में दो आवाजें हैं। मेरे पास मेरा भाई मैथ्यू, हाँ, मैंने उसका जिक्र किया था, वह शेरिफ विभाग में लेफ्टिनेंट है और मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंज रही है जो कह रही है पुलिस से बात करो। और एक आम पुलिस वाला जो एक अभियोजक से शादीशुदा है। मेरे दिमाग में लिन की आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी यहां से निकल जाओ। मैं फोन नहीं बनना चाहता, मैं बस फोन नहीं बनना चाहता। जांचकर्ताओं ने डैन को मिरांडा अधिकार सुनाए और फिर उससे कठिन सवाल पूछे। तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रिश्ते पे काफी तनाव रहा है। हमारे बीच सब ठीक नहीं है। ठीक है। काफी समय से हमारे बीच सब ठीक नहीं है। ठीक है। मैंने कहा कि मुझे काउंसलिंग चाहिए, उसने मना कर दिया। वो कब हुआ था? अल्टीमेटम के दौरान, बहुत समय पहले। हाँ, महीनों। एक साथ रहते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था साझा है। हम जाहिर तौर पर बच्चों की परवरिश साथ में करते हैं। हम अलग अलग बेडरूम में रहते हैं। फिलहाल हमारे रिश्ते में हालात कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे इसे कहने दीजिए। जरूर। तो बच्चों के बारे में बात करने के अलावा थोड़ी देर से हमारे बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। मुझे इसका समय याद नहीं है। मुझे दुख हुआ कि उसने मुझे पीछा करने वाले के बारे में तब नहीं बताया जब ये शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे मेरी तस्वीर भेजी, उसने मुझे तुरंत इसमें शामिल कर लिया। मुझे लगता है कि वही आखिरी बूंद थी। हैलोवीन। ठीक है। तो उसने मुझे अगले दिन बताया और मैं निश्चित रूप से आहत और गुस्से में था कि वो इसे एक राज के तौर पर छुपा रही थी। उसने कहा कि वो अपने जीजा से अपनी बातें साझा कर रही थी और इसलिए। क्या उसने कभी आपको बताया कि उसने आपको ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो ठीक है, अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं थी। मुझे कहना चाहिए, वो शब्द नहीं।
तो वो उससे ज्यादा अपने मन की बातें साझा कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही उसने मुझे बताया, मैं उसके लॉग्स तक पहुंच चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मार्टिनेज के साथ उसकी बातचीत क्या थी। और उस समय उसने मुझे पूरी तरह से सारी जानकारी दी और मैंने वो भयानक संदेश देखे। मैंने वो विज्ञापन देखा। वो सारी बकवास। और तभी से उसने और मैंने मिलकर योजना बनाना शुरू किया। फिर से, आप जानते हैं, हमें परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, आप जानते हैं, खतरे का स्तर तय करें। ताकि हमारे पास एक स्पष्ट कार्य योजना हो। हम बस कह सकते हैं, हम न्यूक्लियर स्तर पर हैं। इसका मतलब है पूरी तरह से लॉकडाउन। इसका मतलब ये है, हम रेड पर हैं। इसका मतलब ये है। मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां ये कोई अल्टीमेटम नहीं था, लेकिन ये था कि मैं मेरे पास परिवार की सुरक्षा के लिए वो मेरी साथी थीं। लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो एक साथी हैं जो मुझे महत्व देती हैं। हाँ, और मैंने उस समय उससे कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान के लिए मरना नहीं चाहता जो अब मेरी परवाह नहीं करता। वो सच में बहुत मुश्किल है। मैंने उससे कहा कि मैं तलाक चाहता हूँ। और वो बातचीत कब हुई थी? कई हफ्ते पहले, थैंक्सगिविंग से पहले। ठीक है, और उसने ये बात कैसे ली? गुस्से में। जाहिर है, अधिकतर गुस्सा था कि मैंने यह बात सामने रख दी। बाकी सब कुछ चल रहा था। उसने कहा कि वो इसके बारे में तब तक बात नहीं करेगी जब तक सब खत्म नहीं हो जाता। और फिर वो चुप हो गया और हम बस उसी माहौल में बैठे रहे। तो हम बातचीत में बारी बारी से ये सोचते रहे कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, घर को कैसे सुरक्षित करें और प्रक्रिया कैसे शुरू करें। क्या मैं बस पूछ सकती हूँ, आपको क्या लगता है आज क्रिस्टल के साथ क्या हुआ? आपका क्या ख्याल है? आपकी क्या थ्योरी है? मुझे नहीं पता। आपके पास जरूर कोई थ्योरी होगी। आपके दिमाग में कई बातें आई होंगी। आपको क्या लगता है? मैं निकल गया था। वो रसोई में थी। उसकी जो भी मीटिंग्स थीं, वे उसने कर ली होंगी। और फिर उसने कहा कि वो आपसे मिलने वाली है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। उसका नाम क्या है? वो दूसरा डिटेक्टिव। कहा कि कैमरे बंद कर दिए गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैमरे केवल ऐप के जरिए ही बंद किए जा सकते हैं। हम में से किसी एक को बटन दबाना होगा। इंटरनेट बंद होने से कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उससे कैमरे बंद नहीं होंगे। बस कुछ मिनट के लिए फीड रुक जाएगी। उसने कहा था कि वे बंद कर दिए गए थे। और उनमें से एक पर तो कुछ लगा हुआ सा दिख रहा है। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, किसी ने उसके खिलाफ कोई चाल चली है। मुझे नहीं पता वो कौन है। वो घर में कहीं है। वो बहुत डरा और घबराया कुत्ता है। उसके पास एक बंदूक है जो वो हमेशा साथ रखती है, और वो 3 में से किसी एक जगह पर होती है। ठीक है, शायद 4, या वो उसके पास होती है। मुझे लगता है अब उसके पास 3 होल्स्टर हैं। या तो वो उसके पास होती है, अगर वो अपने ऑफिस में है तो वो उसके ठीक पीछे फाइलिंग कैबिनेट पर होती है। अगर वो नीचे की मंजिल पर कहीं और है तो वो
यह पौधों के पास ऊंचे काउंटर पर हमेशा रहती है, या तो यहाँ, या अगर वो ऊपर है तो वो हेडबोर्ड के पास रखी होती है। तो मेरे मन में यही आया कि कोई दरवाजे पर आया था। क्रिसमस है, मेरी अमेज़न और पैकेज रोज आ रही हैं। कोई दरवाजे पर आया था। वो आमतौर पर दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन उसने जरूर खोला होगा, क्योंकि उसने जरूर खोला होगा। तो मेरे दिमाग में जो कहानी है वो ये है कि कोई दरवाजे पर आया। शायद वो बाहर कोई पैकेज लेने गई थी और कोई अंदर आ गया होगा। और वो एक फाइटर है। वो मजबूत है। वो जरूर लड़ी होती। इसीलिए मैंने उन्हें घर पर चेताया था और मैंने पूछा, क्या उसने कोई गोली चलाई? उसके पास बंदूक है। वो अभी छिपाकर हथियार ले जाने का प्रशिक्षण लेकर आई है। उसका लाइसेंस बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट है। वो जरूर हैरान हुई होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसने मुकाबला किया। यह क्रूप परिवार का कैमरा सिस्टम फिर अहम हो जाता है। जिस समय कोई व्यक्ति क्रिस्टल के साथ घर में था, उस दौरान इंटरनेट अचानक और बिना किसी वजह के बंद हो गया था और एक कैमरे का दृश्य बाधित था, जैसे किसी ने कैमरे के लेंस के एक हिस्से को ढक दिया हो। तो कैमरे बंद होने की वजह क्या बताएंगी? अगर ये कोई रहस्यमय आदमी है, क्योंकि मुझे भी पूरा यकीन है कि गूगल हमें ये बता पाएगा कि किस डिवाइस ने उन कैमरों को बंद किया था। लेकिन उनसे प्यार नहीं हो सकता। मैंने उन्हें चालू नहीं किया था। लेकिन बस इतना ही नहीं है। तो आज जो कुछ जानकारी हमें मिल पाई है वो थोड़ी सी, मुझे नहीं पता, चिंताजनक है शायद। वो जीमेल अकाउंट जो, और आप इसके बारे में और विस्तार से बता सकती हैं। और वो टेक्स्ट नाउ नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो नंबर जिससे उसने सबसे पहले क्रिस्टील को मैसेज किया था। वो जीमेल अकाउंट, किकमैन अकाउंट, जो आप लोगों को सबसे पहले मिला था, जिसमें आपकी फोटो थी, और वो फोन नंबर, ये सब आपके ऑफिस के आईपी एड्रेस से जुड़े हुए थे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, उसने मेरी फोटो मेरे ऑफिस में ही ली थी। सही है। दोनों अकाउंट्स उन्हीं आईपी एड्रेस से शुरू हुए हैं जो आपके ऑफिस से जुड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। तो हमें उस आईपी एड्रेस के बारे में बताइए। क्या आपको अपने ऑफिस के नेटवर्क या कुछ और के बारे में कुछ पता है या? मैं पैसे का काम करता हूं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन यहाँ सच मानिए, मुझे टेक्नोलॉजी की चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इन्हीं की तरफ व्यक्ति हूँ कि ये सब समझा दे। मुझे अब भी नहीं पता कि है। कर्मचारियों के लिए पूरे परिसर में वाईफाई की सुविधा है और पूरे परिसर में पब्लिक वाईफाई भी उपलब्ध है। ठीक है, सीडीपीएचई गेस्ट, मेरा ख्याल है यही है। और हम सचमुच हर एक मीटिंग रूम में पासवर्ड्स लगा देते हैं। ठीक है, मैं जो बोर्ड मीटिंग में कल चला रहा था, मैं सच में उसका वीडियो दिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। और कमरे के पीछे एक टेबल पर एक बड़ा सा कागज रखा था, जिस पर लिखा था कि वाईफाई का नाम क्या है और पासवर्ड क्या है। ठीक है, अगर मैं न बता सकूं, तो आपकी डेस्क के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है? फिर इंटरव्यू का रुख डैन की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि मैं एक आइडिया रखने जा रहा हूं। आप जानते हैं, एंथनी ने उससे पहले भी कई बार संपर्क किया है। उसने इस बारे में खुलकर बात की है। हाँ, आखिरी बार 2016 के आसपास था।
एक बार उसने उससे पूछा था कि क्या वो सेक्स करना चाहती है। मुझे लगता है उसने कई बार संपर्क किया है। सही है। तो अगली बार अगर बेवफाई को लेकर कोई भी सवाल उठता है, चाहे वो एंथनी के साथ हो या किसी और के साथ, हम एक अकाउंट बना सकते हैं ये देखने के लिए। हम एक फर्जी पहचान बना सकते हैं या देख सकते हैं कि क्रिस्टल एंथनी में दिलचस्पी रखती है या नहीं। तो हम उससे पूछते हैं और थोड़ी हदें पार करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे हमारे बेवफाई के शक की पुष्टि होती है। आपको वह प्रतिक्रिया और खुलापन नहीं मिलता जो पहले मिलता था, लगभग 28 दिनों तक, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। आप इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए अपने द्वारा बनाए गए एक अकाउंट से अपनी फोटो उसे भेजें। देखें कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। मेरा मतलब है आईटी विभाग। मैं जाकर देख सकती हूँ कि रिकॉर्ड्स के साथ हम कहाँ पहुंचे हैं, पर इनमें से बहुत कुछ साफ नजर आएगा। मेरी बस यही उम्मीद है कि हम कम से कम इन बातों के बारे में ईमानदार रह सकें और इस बात से सहमत हों कि शायद ये वैसे ही शुरू हुआ जैसा बताया गया था और फिर शायद ये कुछ और बन गया। इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने बच्चों को हम बच्चों को ये सिखा रहे थे कि अगर हम उन्हें तैयार करें तो उन्हें क्या करना है। उन्हें जोड़ी बनानी थी, उन्हें प्यार करना था। मैं बच्चों के लिए काउंसलिंग के बारे में पता कर रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कि इसे कब शुरू करूं। मैं समझ रहा हूं कि आप कैसी कहानी बना रहे हैं, लेकिन आप अपने स्टाफ को मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने नहीं दे सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो हुआ उससे आप अपने बच्चों के उतना करीब महसूस करने लगे होंगे जितना शायद आपने अपने मन में भी पहले कभी नहीं किया होगा। मैं अपने बच्चों के बहुत करीब हूं। मैं एला को डांस क्लास ले जाता हूं और उसकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज करवाता हूं। मैल्कम और मैं साथ में खेलते हैं। वो मेरे पास सोना पसंद करता है बजाय क्रिस्टी के पास सोने के। लोरेलाई और मैं उसे हैरी पॉटर पढ़कर सुनाता हूं। मुझे वे बहुत पसंद हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत चाहता हूं। अगर तलाक ले लोगे तो उनके साथ बिताने वाला समय खो सकते हो। तो फिर हमें कोई और सफाई दीजिए। अगर हमें पता है ये किकमैन नहीं है, अगर आप इन तथ्यों को अपने सामने एक फील्ड में घटते हुए देख रहे होते तो आप क्या कहते कि क्या हुआ? जो कैमरे बंद करने में सक्षम था, जो पासवर्ड से सुरक्षित सिस्टम तक पहुंचने में सक्षम था ताकि कैमरे बंद कर सके, जो आपके काम की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके अकाउंट बना सका, संदेश और फोटो भेज सका ताकि स्टॉकिंग के संदिग्ध के रूप में पेश आ सके। तो बताओ मैट, मेरी मदद करो इसे समझने में। मुझे नहीं पता। मैं वो नहीं हूं जो ये करता है। मैं जब काम करता हूं तो विश्लेषणात्मक रहता हूं और मैं घर पर फिक्शन पढ़ता और लिखता हूं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्राइम ड्रामा नहीं करता। मुझे उसका पता नहीं। मैं बच्चों के पास जाना चाहता हूं। मैंने वकीलों को समझाया है। मेरे परिवार में जब बुरी चीजें होती हैं, भले ही आप जानते हैं, भले ही वे बिखर जाएं, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूं।
क्या यहाँ हमारी बात खत्म हो गई? क्या यह हमारी बात खत्म हो गई? खैर वो आपके ऊपर है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं। लेकिन मेरा मतलब है, मैं जानना चाहूंगी आज सुबह क्या हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह थी? किस वजह से आप इतने परेशान हो गए कि आपने अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई? क्योंकि मुझे लगता है कि यही हुआ था। मुझे लगता है कि आप, क्योंकि कोई और तार्किक वजह नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके साथ क्या हुआ। क्या उसने मुकाबला किया? क्या उसने गोलियां चलाई थीं? वो कहाँ थीं? मेरे साथ लिंडा है, जिसने कहा कि वे गराज में सीपीआर कर रहे थे, और बस इतना ही मुझे पता है। तो मुझे बताओ, क्या उसने संघर्ष किया? क्या उसने गोलियां चलाईं? वो घर में कहाँ है? हम वहां नहीं गए हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। और इस कमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें बता सकता है। डिटेक्टिव कॉन्साल्वो और मैं यहां आपके साथ थे। मुझे लगता है आपको सब सवालों के जवाब पता है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है सबूत सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन हम वहां उसे देखने नहीं गए क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सच बताएंगे कि क्या हुआ, और आखिर में दिखाओ। अपनी अपनी पत्नी को दिखाओ कि आप सच में उनसे प्यार करते हो, इन सब बातों को साफ साफ बताकर। कोई और जरूर होना चाहिए। तुमने मुझसे कितनी बार पूछा है? क्या तुम गिन सकते हो? क्या कोई बॉयफ्रेंड है? जरूर कोई होगा यार। बॉयफ्रेंड उसे क्यों मानना चाहेगा अगर वो साथ रहना चाहता था? मुझे नहीं पता। मैंने बहुत क्राइम ड्रामास देखे हैं, जानता हूँ तुमने नहीं देखे। अगर उसका बॉयफ्रेंड साथ रहना चाहता था तो वो तुम्हें हटाना चाहेगा, और मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें उसके लिए गलत समझ सकते हैं, या उसके लिए, मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एक जैसे दिखते हो। तो मेरा मतलब है, क्यों एक बॉयफ्रेंड जो समय बिता रहा है, चलो तुम्हारी थ्योरी मान लेते हैं, शायद उसके साथ सेक्स कर रहा है, शायद अच्छा सेक्स कर रहा है, क्योंकि ये अफेयर वाला सेक्स है। मतलब शायद उससे सुना है कि वो कैसे तुम्हें तलाक देना चाहती है और तुम्हें तलाक देने की प्लानिंग कर रही है। आखिर वो बॉयफ्रेंड उसके घर क्यों आता और मारता है? मुझे नहीं पता। शायद वो डर गई थी, शायद वो उससे थक गई थी, शायद उसे करना पड़ा, पता नहीं। मुझे लगता है आज सुबह तुम्हें पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है, या कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम नाराज होकर कुछ कर बैठे, जिसका अब पछतावा है, क्योंकि अब वापसी संभव नहीं, और अब तुम वापस नहीं जा सकते। जैसे कि छुप कर उसका पीछा करना, या उसके पीछा करने वाले का नाटक करना, या कोई योजना बनाना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, भले ही वो रोमांटिक ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर किकमान के खिलाफ लड़ने के लिए सहयोग करना। मुझे लगता है यही हुआ था, और ये शर्म की बात है कि तुम इसके बारे में और ईमानदार नहीं हो रही हो। तुम्हारी पत्नी इसकी हकदार है। मैंने आपके जितने सवालों के जवाब दे सकता था, दे दिए हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने घर कब लौट सकता हूं। मुझे ये तय करना है कि इसके लिए कौन सा बैग इस्तेमाल करूं। मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना है। तुम्हारा खुद का सिद्धांत है, ये गलत है। कृपया सही व्यक्ति को ढूंढो। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू खत्म होता है। डैन चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो बॉडी कैमरे के वीडियो में कैद हो जाता है। बस कहीं और देखना बंद मत कर, कुछ तो है। ठीक है।
children's mother for Christmas. क्रिसमस मैं उसे जितना भी इलाज दिला सकता वो सब कभी नहीं दिला पाऊंगा। उसे कम लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पकड़ते हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे मार देते हो या नहीं। उसे कम लो। मुझे नहीं पता बस खाली थी या नहीं, और मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में गवाही दे रहा हूं। जब आपको दोषी ठहराया जाता है मैं इनकार करता हूं, मुझे नहीं पता। उसे ढूंढो। एक पिता के रूप में। ऐसा मत समझो कि वो मैं हूं, वो देख रही है। धन्यवाद। हम हार नहीं मानेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। आज रात जैसा कि मैंने समझाया सारे तथ्य एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एक पेशेवर नजरिए से मैंने यही देखा। लेकिन आखिरकार डैनियल क्रू को ही गिरफ्तार किया गया। उस पर प्रथम श्रेणी हत्या, पीछा करने और पहचान की चोरी और प्रतिरूपण के आरोप लगे। अप्रैल 2025 में मुकदमे के बाद जूरी ने उसे प्रथम श्रेणी हत्या और पीछा करने का दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास मिला है, जिसमें पैरोल संभव नहीं है। यही आज के स्कैंडल एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सियरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी अगली बार मिलूंगी।